जी बच्चों, the recording has begun. We are going to same paper, 41 variant, जून 2024. हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, लेकिन बच्चों को प्राइस राइज के डायग्राम में कुछ इश्यू था, तो उसको एक बार जरा फिर देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले तो आपको इफेक्ट्स सही आने चाहिए. इफेक्ट्स नहीं पता होंगे तो फिर सही ड्राइंग नहीं होगी. जी, अब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. जब प्राइस राइज की हम कर रहे हैं, प्राइस राइज, लेट्स से गुड एक्स, जो हम एक्स एक्सेस पे लेबल करेंगे उसी में चेंज कीजिएगा. गुड एक्स की प्राइस राइज हुई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? गुड रिलेटिवली महंगी हुई है, हम इसको कम खरीदेंगे कि ज्यादा, नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव. यहाँ पे ही गड़बड़ है, बेसिक थ्योरी ठीक नहीं है, इसको सही करें. और इनकम इफेक्ट क्या होगा? दिस इज, मेरे बेटे कम ऑन. ओ सॉरी 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 सॉरी, नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है, सॉरी सॉरी सॉरी. नेगेटिव बिल्कुल सही है, सारे सेम होते हैं. प्राइस इफेक्ट भी मिल मिला के नेगेटिव. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूं और फिर हम गुड के मुताबिक चेंज कर देंगे. अब है जी इंफीरियर गुड्स. अच्छा जी, एक सेकेंड. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा, सबका सेम होता है. इनकम इफेक्ट अलबत्ता विल बी पॉजिटिव, और इंफीरियर के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज बिगर देन इनकम इफेक्ट, आउटवेज इट, तो प्राइस इफेक्ट विल स्टिल रिमेन नेगेटिव इन इलास्टिक सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. क्लियर मेरे बच्चों? बेटे वो तो प्राइस फॉल का होता है ना अब्दुल्ला, ये तो प्राइस राइज की हम कर रहे हैं. अब जी इंफीरियर गुड के बाद हम आखिरी वाली कर रहे हैं, एक्सट्रीमली इंफीरियर यानी गिफिन गुड्स. यूनिक टाइप ऑफ एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड्स जिनका सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव है, इनकम पॉजिटिव है, अलबत्ता हाँ इसका YE is greater than substitution effect, hence overall price effect becomes positive. इसलिए इसका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा. अब ये तीनों गुड्स आपके सामने हैं. एनी कंफ्यूजन? ओके, एक बार जरा प्लीज इफेक्ट्स देख लो, क्योंकि मैं उसके मुताबिक ड्रॉ करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए. अच्छा जी मेरा बेटा. नहीं, रिलेशनशिप नहीं, हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं. देखो, प्राइस हमारी राइज हुई है नॉर्मल गुड की, इट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, तो वी विल स्विच अवे. सब्स्टिट्यूशन में हम तमाम गुड्स में नेगेटिव कम खरीदेंगे. गॉट इट? और इनकम इफेक्ट क्यों नेगेटिव है? इनका इनकम से नेगेटिव रिलेशनशिप है. रियल इनकम बढ़ी हमारी और गिरी प्राइस बढ़ने से, हमने इनको कम खरीदा क्योंकि इनकम के साथ इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव यानी कम खरीदेंगे. बात समझ आ गई? इसलिए मिल मिला के प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव. प्राइस राइज हुई है गुड एक्स की, वो इंफीरियर है, सब्स्टिट्यूशन रिलेटिवली महंगी हुई, सबका सेम नेगेटिव. इनकम इफेक्ट अलबत्ता इनका पॉजिटिव, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हुई है, रियल इनकम गिरी है, हम इनको ज्यादा खरीदेंगे. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज बिगर देन इनकम इफेक्ट, तो लिहाजा प्राइस इफेक्ट स्टिल रिमेन्स नेगेटिव. फहद अब बात समझ आ गई? नहीं अजम्पशन ले रहा बेटे, प्राइस जब बढ़ती है परचेजिंग पावर क्या होती है? रियल इनकम क्या हो जाती? गिर जाती है. परचेजिंग पावर फॉल्स, विच मीन्स रियल इनकम falls.
और इनकम जब गिरती है हमारे इनसे रिलेशनशिप क्या है? उल्टा, इनकम गिरी, हमने इनको ज्यादा खरीदा। नहीं समझ आया? चले, एनीवेज गिवन गुड्स एक्सट्रीमली इंफीरियर हैं, सब्स्टिट्यूशन में जब ये महंगे हुए इनका नेगेटिव, हम कम खरीदेंगे, रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं। बत्ता हमारी परचेजिंग पावर, रियल इनकम गिरी है प्राइस बढ़ने से, तो हम इनको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा है, ओवरऑल प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड साथ बढ़ेगी, डिमांड के ऊपर स्लोप होगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? चलें जी, अब इसके डायग्राम्स बनाते हैं। ऑल्दो मैं ऊपर से शुरू कर देता हूं ताकि नीचे डिमांड कर्व निकालने की जगह भी मुझे मिल जाए। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं जी, ताकि हमारा डिमांड कर्व को ये डिस्टर्ब ना करे। हमेशा नीचे डिमांड कर्व निकालने हैं आपने और एक्सप्लेन भी करना है। ये मेरा बेटा, अब लेबल्स में बहुत ध्यान, प्राइस क्वांटिटी ना लिख बैठना। गुड वाई, गुड एक्स, क्योंकि हमने प्राइस गिरानी है तो पहली बजट लाइन को हम काफी बाहर लगा रहे हैं, ए बी, और बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व, थोड़ी सी टेंजेंसी दे के हमने बना दिया ताकि हम बाद में शैडो बजट लाइन के साथ आसानी से टेंजेंसी कर सकें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं। इतना हम खरीद रहे थे बिफोर एनी चेंज इन प्राइस। अब प्राइस बढ़ी है गुड एक्स की, तो बजट लाइन विल शिफ्ट पिवटल इनवर्ड्स। ठीक है, अब टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम एक बार उसकी रियल इनकम जो गिर चुकी है, एसी पे आ चुकी है, उसको इमेजिनरी तौर पे एक बार बढ़ाएंगे। पहले ही मैं 3 पॉइंट्स लगा रहा हूं, क्रॉस नहीं करना अपने इंडिफरेंस कर्व को, बस टेंजेंसी देनी है। और डी एफ नाम की हमारी ये इमेजिनरी बजट लाइन। अब मेरे बेटे, जहां ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट हो रही है, वो हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का। अब थ्योरी को माइंड में रखते हुए मुझे बताएं, 1 कौन सी गुड होगी, 2 कौन सी होगी और 3 कौन सी होगी? अगर नया इंडिफरेंस कर्व मैं 1 पे लगाऊं, ये नॉर्मल है, इंफीरियर है या गिवन है? शाबाश, 1 इज ICN, इक्विलिब्रियम n, नॉर्मल गुड। मैं अभी अकेले के लिए बना रहा हूं। ये है हमारा XN, यानी नेगेटिव इतना सारा इनकम इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स, और मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स। अब मैंने जगह नहीं छोड़ी डिमांड कर्व के लिए, लेकिन मैं चले बना ही देता हूँ। E0 को पकड़ा मैंने, एक्स्ट्रापोलेट किया नीचे तक A पॉइंट, EN सब्स्टिट्यूशन वाला इमेजिनरी है, B पॉइंट, और इनको ज्वाइन किया, मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग इधर लगता, फिर वो अगले अगले वाले बजट लाइन पे इस साइड पे लगता, यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम आते हैं थ्योरी के मुताबिक बेटे, प्राइस फॉल होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। मैं वो भी बना दूंगा अभी, आपको आपको समझ आ जाएगा। अब हम बना रहे हैं जी इंफीरियर का, तो जरा माइंड में रखिएगा, गुड वाई, गुड एक्स। मैं जरा टाइम बचा रहा हूं। पहली बजट लाइन मैंने जरा बाहर करके लगाई, ए बी, उसके साथ मैंने बहुत ही फ्लैट, जिसको जितना फ्लैट रखोगे उतना आसान होगा टेंजेंसी देना, इक्विलिब्रियम 0, एक्स 0। और अब मैं बजट लाइन को शिफ्ट करवा रहा हूं बिकॉज प्राइस बढ़ी है गुड एक्स की। अब टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और रियल इनकम को मैं थोड़ी देर के लिए वापस उसकी ऊपर कर रहा हूं, ताकि सब्स्टिट्यूशन यानी सस्ता होने की वजह से कितना ले रहे हैं वो मालूम कर सकूं। बस सिर्फ टेंजेंट करवाना है, क्रॉस नहीं करवाना। डी एफ इसको नाम दे दें। अब मेरे बच्चों, आपका ये इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन तमाम गुड्स का सेम नेगेटिव बन गया।
जी बेटे बोले। बेटे हमारी रियल इनकम क्या होगी ये जब बजट लाइन ए सी पे आई है, हमारी परचेजिंग पावर रियल इनकम, वी कैन बाय लेस ऑफ गुड एक्स, तो रियल इनकम हैज फॉलन। अगर हम नया इंडिफरेंस कर्व नई बजट लाइन पे लगा दें तो वो तो पूरा प्राइस इफेक्ट दिखाएगा। एक दफा उसकी इनकम को वापस ओरिजिनल लेवल पे लाना है, इस केस में बढ़ाना है, ताकि हम सिर्फ सस्ता होने की वजह से वो कितना खरीद रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को काट के अलहदा कर सके इनकम इफेक्ट से। हम्म। अब बीच में लगेगा जी ICI इंफीरियर गुड्स के लिए इक्विलिब्रियम आई और एक्स आई। अब मुझे बताएं, ये जो नेगेटिव वाला आया है और ये जो पॉजिटिव वाला आया है, कौन सा इनकम इफेक्ट है? X0 टू XI या XS टू XI, कौन सा इनकम इफेक्ट है? सब्स्टिट्यूशन X0 टू XS नेगेटिव आ चुका था, अब पॉजिटिव आया है ये XS टू XI। ये कौन सा इफेक्ट है, इनकम या प्राइस? इनकम इफेक्ट, और ये वाला बच गया प्राइस इफेक्ट। समझ आ गई बात? ओके। अब हम इसको एक्सट्रैपोलेट करके डिमांड कर्व निकालेंगे। E0 को पकड़ें जब प्राइस कम थी, ए पॉइंट। EI को पकड़ें जब प्राइस बढ़ चुकी थी, ऊपर रुक जाएं, बी पॉइंट। डिमांड कर्व इन इलास्टिक सा बन गया, प्राइस काफी ज्यादा बढ़ी और क्वांटिटी पे काफी कम इफेक्ट आया। आगे समझ मेरे बच्चों? अब आखिरी बनाते हैं गिफिन का, और उसका डिमांड कर्व ऊपर स्लोप करते हुए हम निकालेंगे। प्लीज पूछ लो, आई एम डूइंग दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, जहां मसला है प्लीज पूछ लें। गुड वाई, गुड एक्स। पहली बजट लाइन मैं काफी दूर लगा रहा हूं ताकि मैं इनवर्ट शिफ्ट करूं तो मेरे लिए आसानी हो। एक्सेस को बढ़ा लो बेशक, कोई इशू नहीं है। फ्लैट सा, बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व, IC 0, इक्विलिब्रियम 0, एक्स 0। प्राइस बढ़ी गुड एक्स की, बजट लाइन पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हुई। अब हमारी रियल इनकम गिर चुकी है, उसको वापस इमेजिनरी ऊपर लेके जा रहे हैं और सिर्फ टेंजेंसी दे रहे हैं ताकि हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाल सकें इस गुड का। DF इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का। अब कहां लगाऊं जी 1 2 3 कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ प्राइस इफेक्ट को पॉजिटिव कर दे? बताएं जी, 1 2 3 कहां लगाऊं गिफिन का? नहीं, वो तो मजीद नेगेटिव हो जाएगा इनकम इफेक्ट। बीच में लगाया तो इंफीरियर बन जाएगी। 3 पे लगेगा बेटे, ICG इक्विलिब्रियम गिफिन गुड। देखो हम सब्स्टिट्यूशन में यहां तक आ चुके थे, अब यहां से इनकम इफेक्ट स्टार्ट हुआ है और यहां तक आया है गिफिन गुड्स का, ठीक है? और X0 से XG पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट बन गया है। समझ आई मेरी बात? बच्चों बताएं मुझे, इतना मुश्किल नहीं जितना आप लोग बना रहे हैं इसको। ओके, आई होप सो। अब मेरे बेटे हम एक्सट्रैपोलेट करके डिमांड कर्व निकालेंगे और दैट्स द एंड ऑफ इट। फिर मैं प्राइस फॉल के एक बार बना दूंगा। E0 को हमेशा पहले पकड़ना है, अगर प्राइस बढ़ी थी तो हम पहले वाला पॉइंट नीचे लगाएंगे। EG जब प्राइस बढ़ गई है हम यहाँ पे आ गए, इन दोनों को ज्वाइन किया, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, प्राइस बढ़ी, हमने ज्यादा खरीदा। यही थ्योरी कहती है गिफिन गुड्स के बारे में। समझ आ गई बात? जी बेटे। थोड़ा ऊंचा बोले दोबारा।
वी हैव डन इट बेटे। अच्छा समीर, आप लोगों ने नहीं किया? नहीं बेटे, एक्सट्रैपोलेशन ऑफ डिमांड कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब चलते हैं जी हम प्राइस फॉल का। एक बार मेरे बच्चों जल्दी से मुझे इफेक्ट बता दो। प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल हुई है और वो गुड है नॉर्मल, तो सब्स्टिट्यूशन, शाबाश, सब्स्टिट्यूशन, इनकम एंड ऑफ कोर्स प्राइस इफेक्ट विल ऑल बी पॉजिटिव। चले मैं आपको इधर ही बना देता हूं ताकि जरा आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। सॉरी मेरी लाइनें टेढ़ी लग रही हैं, आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा विद अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लांट, तो इसलिए ये ऐसे हो रहा है। गुड वाई, गुड एक्स आपने पूरा लिखना है, जी एक्स नहीं लिखना। अब क्योंकि मैंने प्राइस बढ़ानी है तो पहली बजट लाइन मैंने जरा इधर लगा दी है। अब जी बहुत ही लेटा हुआ सा स्पेशली लोअर पार्ट में इंडिफरेंस कर्व लगाएं। इक्विलिब्रियम एक्स जीरो हम खरीद रहे थे, अब प्राइस एक्स की कम हुई है, बजट लाइन विल शिफ्ट पिवटल आउटवर्ड टू ए सी। अब टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पूरी बजट लाइन को हम इमेजिनरी नीचे शिफ्ट करें क्योंकि रियल इनकम बढ़ चुकी है। अपने आसानी के लिए बड़ा सा डॉट लगा दो, डॉट डॉट डॉट, जॉइन डी एफ नाम दे दें इसको। ओके जी, जहां ये हुआ है तमाम गुड्स का सेम पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब मुझे बताएं अगली बजट लाइन इस वाली पे 1 2 3, 1 कौन सी गुड होगी, 2 कौन सी गुड होगी? 1 विल बी नॉर्मल, शाबाश, आई सी एन, इक्विलिब्रियम एन। ठीक है, कट्ठी बना दूं? दूसरी कौन सी होगी? आई सी आई, इक्विलिब्रियम आई, इंफीरियर। अब इनके इफेक्ट्स भी साथ साथ करते जाते हैं। एक्स एन, इधर तक नॉर्मल गुड का, पहले ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, अब ये प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड। इसका मुझे आप लोग बताएंगे। एक्स आई, ये जो नेगेटिव आया है ये कौन सा इफेक्ट है? एक्स एस टू एक्स आई, ये वाला इनकम इफेक्ट, और ये वाला पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। ठीक है, और गिफिन का हम लगाएंगे 3 के ऊपर, आई सी जी, इक्विलिब्रियम जी। अब देखो पूरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता हुआ ये इनकम इफेक्ट इतना नेगेटिव होगा। रियल इनकम हमारी बड़ी थी, हमने इसको इतना ज्यादा कम खरीदा कि हम इधर आ गए और ये प्राइस इफेक्ट गिफिन गुड बन गया। क्लियर मेरे बच्चों? डिमांड कब निकाल दूं इकट्ठा, थोड़े कंफ्यूज होंगे आप लोग, लेकिन कोशिश करें आप अलग अलग बनाइएगा। ई जीरो पकड़ें जो ओरिजिनल था, एक्स जीरो इसको पकड़ा जब प्राइस ज्यादा थी, मैं इधर रुक गया हूं, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, और फिर जी नॉर्मल गुड का यहां पे आ चुका था, प्राइस कम की मैंने, एक इलास्टिक सा डिमांड कर्व निकल आया। अब सबका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है, एक्स जीरो। इंफीरियर का यहां पे ई आया था, लास्ट इक्विलिब्रियम में नीचे ले गया, सी पॉइंट, ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व इंफीरियर का बन गया। गिफिन का भी पॉइंट ए है पहले वाला, लेकिन अब इसका एक्स जी बी पॉइंट, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर गिफिन गुड्स। आप अलग अलग बनाएं, इकट्ठा बना सकें तो टाइम बहुत बचता है, बट अलग अलग बनाएं, नो वरीज। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? एवरीवन टोटली क्लियर? ग्रेट, श्योर मेरा बेटा। ये देखें, ये गिफिन का था, हाँ ये नॉर्मल का था। श्योर श्योर श्योर, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। हम इनिशियली थे एक्स जीरो पे, ठीक है, प्राइस बढ़ी, बजट लाइन ए सी पे आई, हमारी रियल इनकम गिर गई, हमने इमेजिनरी शैडो बजट लाइन लगाई,
जहां पे वो टेंजेंट हुई x0 से xs, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का। अब नॉर्मल का इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, तो इससे फर्दर अंदर आना है हमने, तो हमने इधर लगा दिया en, ताकि इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड भी आ जाए। E0 को पकड़ा, नीचे तक प्राइस A, En को पकड़ा, ऊपर तक प्राइस B, डिमांड कर्व नीचे स्लोप हो रहा है। गॉट इट नाउ जवाब? अब नेक्स्ट देखें, इंफीरियर, इसको मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन करो। व्हाट इज हैपनिंग हियर? इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज, कम ऑन आंसर माय क्वेश्चंस, आपकी रिवीजन हो रही है। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट, and consumer was buying how much of good X? कंज्यूमर कितना बाय कर रहा था गुड X को? X0। प्राइस बढ़ी, बजट लाइन ने क्या किया, किधर शिफ्ट हुई? इसको बोलते हैं पिवटल इनवर्ड AC। अब हमने क्या किया? टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ फॉल इन रियल इनकम, हमने उसकी शैडो बजट लाइन लगाई DF। अब क्या हुआ जी? इट्स टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC0 एट ES, so X0 to XS is negative substitution effect। इंफीरियर गुड की थ्योरी के मुताबिक इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उससे बड़ा होता है, तो हमने बीच में लगा दिया XS to XI is positive income effect, X0 to XI is negative price effect। क्लियर मेरे बच्चों? कौन सी? हाँ, क्योंकि रियल इनकम गिर चुकी थी, उसको ऊपर लेके जाना है वापस ओरिजिनल लेवल पे। हम नीचे शिफ्ट करते हैं इसलिए, यस, गॉट इट, शाबाश। अब इसको कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दो जी, गिफिन का पूरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज, हम्म हम्म हम्म, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से अलग कर सकें, रियल इनकम चेंज को रोक सकें। तो ES पे आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट X0 से XS। अब आप मुझे इनकम इफेक्ट बताएं, कहां से कहां तक गया है? शाबाश। और प्राइस इफेक्ट कितना बच गया है? आप समझ गए हो डिमांड कब ऊपर जा रहा है। अब सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? अगेन, डू नॉट फील demotivated। कंज्यूमर बिहेवियर टेक्स टाइम। मैंने कल भी रात कहा था लगा दो, आज की रात भी इस पे लगा दो, लेकिन आपका मेन फोकस इकोनॉमिक एफिशिएंसी नंबर 1, लेबर मार्केट नंबर 2, फिर कंज्यूमर बिहेवियर और फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। ठीक है? अब लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन डिड वी हैव ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हर पेपर में मिलेगा आपको। द लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन इन परफेक्ट कंपटीशन। मैं इसको बल्कि कॉपी करके आपको करवाया तो नहीं था ना ये क्वेश्चन? हाँ, इसको करते हैं, प्रॉपरली करते हैं जी, क्योंकि ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। um, मेरा बेटा, जब प्राइस बढ़ती है हमारी रियल इनकम क्या होती है? तो उसको वापस ऊपर लेके जाना है ना। बेटे, थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस में दो इफेक्ट शामिल हैं। सब्स्टिट्यूशन, सस्ती हुई तो हम ज्यादा खरीदेंगे, महंगी हुई तो कम, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट गुड्स का डिफरेंट है। नॉर्मल का महंगी हुई तो हम कम खरीदेंगे, इंफीरियर और गिफिन को ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है? AC पे हमारी बजट लाइन आ गई है, रियल इनकम गिर गई है। अगर हम यहां पे नई बजट लाइन लगा दें, नए बजट लाइन पे सॉरी इंडिफरेंस कर्व लगा दें, वो पूरा प्राइस इफेक्ट होगा।
उसको तोड़ेंगे कैसे? पहले रियल इनकम को वापस ओरिजिनल लेवल पे ले जाएंगे बाय शिफ्टिंग बजट लाइन आउटवर्ड इन दिस केस। हम अगर इनकम बढ़ाना चाहें तो बजट लाइन बाहर शिफ्ट करते हैं, इनकम कम करना चाहें तो बजट लाइन को अंदर शिफ्ट करते हैं। इस केस में रियल इनकम गिर गई है, उसको वापस ऊपर लेके जा रहे हैं। उसको पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट करके रियल इनकम बढ़ाई उसकी, आर्टिफिशियली, इमेजिनरी। गुड, अब आपको समझ आया। चलिए लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, मैंने कॉपी कर लिया था, इसको नीचे कहीं हम पोस्ट करते हैं ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। ये आ गया जी आपका क्वेश्चन पूरा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूं। यस, दिस इज योर स्लाइटली ऑड क्वेश्चन ऑन एफिशिएंसी बट वेरी बिग स्कोप क्वेश्चन है, इतना आसान है। अभी जब आप लोग करोगे तो आपका तकरीबन एफिशिएंसी का टॉपिक रिवाइज हो जाता है। अब मेरे बच्चों, एज ऑलवेज, लुक एट द की टर्म्स। हम करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं। पहले मुझे बताएं की टर्म्स कौन सी हैं? परफेक्ट कंपटीशन, इसको पकड़ा। ओ ओ, 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 इसको व्यू में करता हूं, कंट्रोल सी, इसको पकड़ा और यहां मैंने लिखा गिव 3 4 फीचर्स। सबको आते हैं ना बेटे? प्राइस टेकर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स who are all price takers, similar market share, demand curve perfect elastic होता है, ARMR, perfect information, no barriers to entry, homogeneous products। 2 3 लाइंस में इसके फीचर्स दे दो, ठीक है। नेक्स्ट की टर्म कौन सी है? चले उसको भी कहते हैं एफिशिएंसी। हाँ हाँ, वो तो आपने सही बता देंगे, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इस केस में हमने दोनों बतानी है, प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है? लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन। और इसके क्राइटेरियंस कौन से हैं? एमसी इज इक्वल टू एसी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। ऑल पॉइंट्स पीपीसी, ये भी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। और X efficiency, producing at the lowest average cost curve, not necessarily the lowest point। और इसके अंदर डायनामिक एफिशिएंसी भी आ जाती है, यूजिंग योर प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ आ गया मेरे बेटा? सबको क्लियर है? आपने इनिशियल इंट्रोडक्शन देना है इकोनॉमिक एफिशिएंसी का। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अ सिचुएशन where resources are allocated in such a way that production cost is the lowest, called productive efficiency, and output is produced in accordance with consumer preferences, allocative efficiency। अब हम आएंगे allocative efficiency के क्राइटेरियंस पे। बताएं जी क्या क्या है, कहां allocative efficiency आती है? प्राइस इज इक्वल टू एमसी या ए आर इज इक्वल टू एमसी, ए आर इज प्राइस, और जी MSC is equal to marginal social benefit, not MC is equal to MB। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है तो वो ठीक है। हाँ, इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह हमने शामिल कर लिए। और आखिरी जी कंज्यूमर सरप्लस, यस, प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज, शाबाश अनस। जी समझ आ गया। अब अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है, कुछ डायग्राम्स बना दो, कुछ, नॉट ऑल, कुछ। आई मीन एलोकेटिव का तो बहुत ही आसान है, तो उसमें तो विदाउट वरी बनाए। मैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बना रहा हूं। एंड बी वेरी माइंडफुल कि मैं क्या दिखा रहा हूं, कॉस्ट, तो सिर्फ कॉस्ट लिखेंगे। आउटपुट एवरेज कॉस्ट लगाएं यू शेप में। एमसी इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, ठीक है जी। ये है आपकी टेक्निकल एफिशिएंसी, एमसी इज इक्वल टू एसी। पीपीसी बना दें, ऑल पॉइंट्स
ए बी सी जिस पे भी बना रहे हो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। दिखा दें लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है, 20 मार्क वाले में कोई दो कर दो बेटे। एक्स एफिशिएंसी में 3 एवरेज कॉस्ट कर्व लगाएं, AC, AC1, AC2. All points on AC2 will be productively efficient according to criteria of X efficiency. It does not have to be the lowest point. ठीक है। अब बच्चों एलोकेटिव एफिशिएंसी के लिए एक ही डायग्राम बहुत है। सीआई तो कहते हैं एमसीएमआर वाला बना, एमसीएआर वाला बना दो, इज गुड इनफ। मैं ये प्रेफर करता हूं जिसमें सारे क्राइटेरिया, डिमांड इज एमएसबी एंड सप्लाई इज एमएससी। जहां ये इकट्ठा हुआ तीनों क्राइटेरिया, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस बी मैक्सिमाइज्ड। जी बेटे समझ आ गया? कौन सा? एमएससी इज ऑल्सो एमपीसी, क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज हमने शामिल की हुई हैं। तो बेसिकली एमपीसी इज एमसी, एमसी इज इक्वल टू प्राइस। ये वाला, हाँ, एमसी हमेशा एसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। ये है टेक्निकल एफिशिएंसी, एमसीएसी क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, वी आर डन विद दीज बेसिक डायग्राम्स एंड बेसिक। सॉरी, जरा ऊंचे बोले। ये यस मैं लिख देता हूं, 1 2 3 ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के हैं, ये एलोकेटिव के लास्ट वाला। समझ आ गया मेरा बेटा? बेटे 3 एवरेज कॉस्ट कर्व लगाए हैं। व्हाट इज एक्स एफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग ऑन द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व? नॉट नेसेसरली द लोएस्ट पॉइंट, तमाम पॉइंट्स AC2 पे लीस्ट कॉस्ट है। वो बेटे डायनामिक एफिशिएंसी है मेरा बेटा। हाँ, समझ आ गया सबको? रिवाइज नहीं कर रहा हूं ना एफिशिएंसी, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर हर बार इन्हीं पे स्टक हो रहे हो। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा जी परफेक्ट कंपटीशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इलस्ट्रेट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इन अ परफेक्ट मार्केट। मेरे ख्याल में पहले इकोनॉमिक एफिशिएंसी को डिफाइन करें और बाद में ये फीचर्स बताएं ताकि लिंक बने परफेक्ट कंपटीशन से। फीचर्स बताने के बाद आप कहें perfect competition is firms are efficient in long run as they make only normal profit. Normal profit क्या होता है? When average cost is equal to average revenue including both opportunity costs जो hidden होती हैं, owners time यानी wage forgone, owners investment यानी interest forgone। सबको क्लियर है ये बात? तो अब यहाँ पे आपने एक नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम बना देना है, बहुत सिंपल सा। प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, या खाली प्राइस भी लिखो वो मान लेता है। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक, AR MR। अब एवरेज कॉस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है तो सिर्फ टेंजेंट करो, MC निकालो, MCMR की आउटपुट लो। इस आउटपुट पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नोट करो MC is equal to AC, लिहाजा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी यस। MC is also equal to price, so allocative efficiency yes। सो परफेक्ट कंपटीशन में जब फर्म्स लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बनाती हैं, और बनाती ही नॉर्मल है क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, नई फर्म्स आ जाती हैं, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो बेसिकली दे आर प्रॉपर एफिशिएंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्राइटेरिया। Any questions here? Okay, very good. अब मेरे बच्चों वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। उसने क्या कहा? Explain why this is so।
अब इधर हम बोलेंगे दिस इज बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन हैज जीरो बैरियर्स टू एंट्री, इट्स अ theoretical ideal, hence both efficiencies can be incorporated. It does not exist in real life. That is what prevents efficiency from being achieved. अब आपकी मर्जी है, इम्परफेक्ट मार्केट्स का बनाओ, मोनोपोली वगैरह का, एक्सटर्नैलिटीज का बनाओ, जो मर्जी मार्केट फेलियर दो ले लो, दैट इज गुड इनफ। मोनोपोली वाला करवा दूं, इम्परफेक्ट मार्केट्स वाला अक्सर बच्चों को डायग्राम नहीं आता होता। 100% एफिशिएंसी का मेरे बेटा, आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मेरा चैप्टर रिवाइज तो करें, उसमें सब कुछ हुआ हुआ है। मोनोपोली वाज द फर्स्ट मार्केट फेलियर इन माय नोट्स। ये मार्केट स्ट्रक्चर से मिला के उसने नहीं कहा, ठीक है। अब मेरे बेटे मोनोपोली का डायग्राम एक बार बना लेते हैं। प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, क्वांटिटी, डिमांड कर्व लगाएं, ए आर, इसका एम आर पहले स्लोप हो रहा होता है, तकरीबन हाफ में गिरता है। अब आसानी, हाँ हाँ, आसानी के लिए हम इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट दिखा देते हैं, काफी सारी टेंजेंसी दो, ए सी। अब जी बस ध्यान करना है कि एम सी एम आर की आउटपुट लेनी है मोनोपोली की, और क्वांटिटी मोनोपोली ये प्रोड्यूस करती है, पॉइंट ए पे आए, डिमांड एंड एवरेज कॉस्ट वहां है, ये प्राइस मोनोपोली चार्ज कर रही है। अब मुझे बताएं क्या एम सी बराबर है प्राइस के कि नहीं। हमारी इस आउटपुट पे एम सी इज क्यू एम टू ई एम और प्राइस इज 0 टू पी एम, तो एम सी इज नॉट इक्वल टू प्राइस, सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे सॉरी, एलोकेटिव एफिशिएंसी डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बताएं क्या एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं हमारी आउटपुट पे। दोनों बता रहे हैं ना बेटे। बेटे एलोकेटिव एफिशिएंसी इज व्हेन एमसी इज इक्वल टू प्राइस। हमारा एमसी इस आउटपुट पे एमसी कर्व तक जाओ, ई जीरो से क्यू एम सिर्फ है, ये वाला एरिया, ठीक है। और प्राइस जीरो से पीएम है, प्राइस उससे बहुत ज्यादा है, सो एमसी इज नॉट इक्वल टू प्राइस, एलोकेटिव एफिशिएंसी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गई बात? ओके। लोएस्ट पॉइंट ऑप्टिमम जहां एमसीएसी को कट कर रहा है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वाला, ये है, जबकि हमारी कॉस्ट क्वांटिटी मोनोपोली पे ए पॉइंट पे है, कॉस्ट इज हायर, तो एमसी इज आल्सो नॉट इक्वल टू एसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी नहीं है। अब और अच्छा करो इस डायग्राम को, अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, एमसी सप्लाई कर्व होता, सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम, कंपेटिटिव मार्केट, परफेक्ट मार्केट में ये बनता, प्राइस कम होती, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम लेना है, क्वांटिटी ज्यादा। अब क्वांटिटी कम बनने की वजह से मोनोपोली में एक्स एंड वाई डेड वेट लॉस, दिस वुड फिनिश योर मार्केट। क्या नहीं समझ आया? परफेक्ट इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू रिसोर्सेज एलोकेट करती है। इक्विलिब्रियम, एमसी इज द सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व के साथ करो, क्वांटिटी क्यूसी बन रही है, प्राइस पीसी। जो क्वांटिटी कम बन रही है मोनोपोली में, क्यूएम पे बना रहे हैं ना, तो दो ट्रायंगल्स, इतना कंज्यूमर सरप्लस गया, इतना प्रोड्यूसर सरप्लस गया, इकोनॉमी का वेलफेयर डेड वेट लॉस आ गया। एनी क्वेश्चन जी? मुझे बताओ एमसीएसी को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे, उसके साथ मैंने क्या लिखा है? नहीं, ये ऑप्टिमम, जबकि हमारी कॉस्ट क्वांटिटी मोनोपोली पे जाओ, ए पॉइंट पे है, कॉस्ट इज हायर, लोएस्ट पॉइंट पे हम नहीं है, हम ए पॉइंट पे हैं, ऑप्टिमम पॉइंट ये है एवरेज कॉस्ट पे। समझ आ गई बात? इसकी प्रैक्टिस जरा कर लो मेरे बच्चों, यू विल बी फाइन। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ले लें, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ले लें, बस दो मार्केट फेलियर अच्छी तरह बताने, ठीक है।
बड़ा साफ, उसने कहा था, ये देखो, what prevents efficiency from being achieved? In real world, there are market failures of imperfect market, negative externalities, etc. etc. समझ रहे हो? अब यहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी लेके आनी है। ये थोड़ा सा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है सीआई की, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन व्हाट प्रिवेंट्स में गवर्नमेंट भी आ रही है ना, समटाइम्स गवर्नमेंट गलत टैक्स लगा देती है। डीमेरिट गुड्स की कमी करने की जगह वो इन इलास्टिक डिमांड पे टैक्स लगाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो दो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस भी करनी है जी मेरा बेटा। मोनोपली की बात जरूरी नहीं है, अगर आप मोनोपली नहीं भी करते, आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कर लेते हैं, डीमेरिट मेरिट गुड्स कर लेते हैं, तब भी एफिशिएंसी प्रिवेंट हो रही है ना। कोई दो मार्केट फेलियर और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। समझ आ गया मेरे बच्चों? इसलिए मैंने आप सबके ग्रुप्स में सर कामरान के सॉल्व आंसर्स भेज दिए हैं। दो तीन उन्होंने क्या किया, मैं आपको बल्कि जल्दी से दिखा देता हूं। उन्होंने इस दफा बड़ा अच्छा किया। मैं बीसीटीपी के ग्रुप पे चला जाता हूं, ए लेवल P2 सैंपल आंसर्स, और मैं इसको खोलता हूं ए लेवल P4। उन्होंने बड़ा आसान कर दिया आप लोगों के लिए। ये देखो उन्होंने क्या कहा, पहले सारा उनका पढ़ो प्रोलॉग कि मैंने ये कैसे बनाई है, क्या किया है। उसमें भी वो गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे आपने इसको यूज करना है। उसके बाद ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर्स के सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टार्ट करें टॉपिक मार्केट एफिशिएंसी। कौन कौन से पेपर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना एक बार, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आप समझ लें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर लेबर मार्केट के 4 क्वेश्चन, यू आर डन। कंज्यूमर बिहेवियर पे 2 क्वेश्चन, यू आर डन अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है मेरी, जो मैं 3 चैप्टर्स बार बार कहता हूं। आर यू क्लियर ऑन दिस? अब आपके लिए बड़ा आसान है, महीना पूरा है, एक एक यूनिट करते जाओ मेरे बेटे, दैट्स इट। अच्छा जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम वापस, actually ना, अब हम वापस आते हैं टुवर्ड्स आर, ये मैंने क्या किया, पेपर किधर है मेरा? नो, मैंने पेपर कहाँ किया? चले मैं खोल लेता हूँ ना, इसकी मार्क स्कीम आपको मैं जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन की, और हम क्लास इसी पे रोकेंगे बिकॉज आई डोंट सी कि इसके बाद आप लोग अब्जॉर्ब कर सकोगे ज़्यादा। हमने आज बहुत रिवीजन की है। 19 स्टूडेंट्स, नॉट गुड, आई नीड मोर। एनीवेज जी, लेट्स मूव ऑन। जीनी क्वेश्चन वगैरह हमने सब कर चुके थे। अब एफिशिएंसी वाले पे आते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3, इंडिफरेंस कर्व डायग्राम, अच्छा ये वो हमने जो किया, ठीक है, ये हमने कर लिया था। अब देखते हैं ये वाला। हाँ, ये कौन? 2 है, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन 2 है जी, द लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम वाला। यस, सबसे पहले नॉलेज एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं, बहुत खुली मार्क्स स्कीम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एलोकेटिव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, बेसिक भी कर दोगे मार्क्स आ जाएंगे। डायग्राम्स एंड और एक्सप्लेनेशन दोनों एक्सेप्टेड, ठीक है। एफिशिएंसी में नॉट बी अचीव ड्यू टू मार्केट फेलियर, कौन कौन से? पॉसिबल एक्सेसिव प्रॉफिट यानी मोनोपोली वगैरह, नीड फॉर वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट, मोनोपोली अगेन, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, मेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स। आप कोई मार्केट फेलियर दो या छोटा पब्लिक गुड साथ करके तीसरा मिला लो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन हेल्प ओवरकम बाय दिस बाय रेगुलेशन, टैक्सेशन, सब्सिडीज और ओनरशिप एम्ड एट अचीविंग प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आर मेनली थ्योरेटिकल। मैंने बोला ना, परफेक्ट कंपटीशन बहुत थ्योरेटिकल है और इसकी कैलकुलेशन जो है मार्जिनल चेंजेस की बेस पे है, जो बड़ा मुश्किल है करना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विस डज नॉट नेसेसरली अचीव प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी, देयर मे बी गवर्नमेंट फेलियर। समझ आ गया मेरे बच्चों?
Okay, let's do one thing and then close the class. I'll just show you the questions of macro, और लेट्स सी आपकी चॉइस कितनी अच्छी है. गो फॉर दिस, तसल्ली से देखें कौन सा क्वेश्चन आप लोग चूज करेंगे. टेक अ कपल ऑफ मिनट्स इफ यू वांट. ओके, वन बच्चे ने 5 बोला. ओके, दो बच्चों ने 4 बोला. जल्दी से बता दें अब मुझे. ओके, आई पर्सनली थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मच easier question, और इसका मेरे नोट्स में ही मॉडल आंसर है. जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें भी मॉडल आंसर है. अब सर कामरान का भी भेज दिया, उसमें भी मॉडल आंसर है. ये रिपीट क्वेश्चन है. सो डू क्वेश्चन नंबर 5. कल हम इसको डिटेल से करेंगे. बहुत ब्रॉड स्कोप और आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग स्ट्रगल करोगे, खैर वो भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग उसमें स्ट्रगल करोगे. अब जी एनी क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज माई क्लास. 4 पे. 5 तो हलवा है मेरे बच्चों. अगर आप लोग सिर्फ मेरे नोट्स इसी वक्त उठा के देख लो ना, मैं आपको जरा दिखाई देता हूं. सिंस यूर विद मी, लेट मी जस्ट क्विकली देख लें दोबारा. 4 में या 5 में? उसने कहा है जी, in many countries increased government spending is regarded as a cause of economic growth. It is sensible therefore for a government to spend more to increase economic growth, as it is good for its country. To what extent do you agree with this argument? Basically question is about expansionary fiscal policy. ठीक है. फिर हम बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं. C+I+G के इंजेक्शन वगैरह. एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, मल्टीप्लायर होती है, जॉब्स क्रिएट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इकोनॉमी ऊपर जाती है. लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट के पास थे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इनइलास्टिक हो रहा था, तो इन्फ्लेशन आएगी. आउटपुट और इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं होगी, या बिल्कुल नहीं होगी. फिर हम बात करते हैं कि हम किस हद तक एग्री करते हैं कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ खुद अच्छी चीज है कि नहीं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ फायदे और कुछ नुकसान, पोल्यूशन, एक्सटर्नैलिटीज. कुछ समझ रहे हो? बहुत अजीब सा एंगल का क्वेश्चन है. फिर हम कहेंगे नहीं जी, ज्यादा बेहतर है कि हम डिमांड साइड के साथ साथ सप्लाई साइड पॉलिसीज भी करें, ताकि लॉन्ग रन में पोटेंशियल ग्रोथ भी आए, जो इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन वाली को मैच कर सके, ताकि आप सारे एम्स हासिल कर सको. वरना तो आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा. कुछ समझ रहे हैं? इट वॉज अ टफिश क्वेश्चन. बहुत अच्छा आंसर भी 10-12 से ऊपर स्कोर नहीं करेगा. विल डू इट टुमारो, पूरा सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. अभी मैं आपको 5th वाले का एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ठीक है. Consider the extent to which national income statistics can be used to compare standard of living between low income countries and high income countries. अब मेरे नोट्स में मेरे बच्चों यूनिट 9 बनता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नोट्स A2 ये आ गया जी. मैं जल्दी से आपको, हाँ हाँ, आप बताएंगे सारे नेशनल इनकम मेजर्स की बेसिक्स सी. उसके बाद आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे, और फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन करोगे. अब मैंने यहाँ पे हाँ हाँ, वो भी करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, शाबाश. अब देखो, ये आ गया. ये देखिए, ये क्वेश्चन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब जरा नोट करें, इंडिकेटर्स ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन, डिस्कस इफ जीडीपी या नेशनल इनकम मेजर्स इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. पूरा उसका मॉडल आंसर विद एंड पे इवैल्यूएशन. कुछ समझ रहे हैं? और ये देखो कितना रिपीट क्वेश्चन है, 4 साल मुसलसल आता रहे. तो प्लीज
इसको कल हम बड़ा अच्छी तरह तैयार करेंगे, कोई पता नहीं रिपीट हो जाए। थोड़ा सा उसको आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं, इतनी आपकी एबिलिटी है, ठीक है ना। मेजॉरिटी विल रिमेन द सेम, सिर्फ लो इनकम और हाई इनकम से थोड़ा सा हमने एडजस्ट करना है, कल करेंगे ना इंशाल्लाह। चले जी, दैट्स इट, बहुत लंबा टाइम हो गया, लेट्स क्लोज द क्लास। सी यू ऑल इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज।